टू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में। हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रिया है कमर्शियल बैंक्स की, इसको अच्छे से देख लिया था। अब इस लेक्चर में बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो लोन्स भी देता है। ठीक है, ये दूसरी एक प्रकार से प्राइमरी एक्टिविटी है कमर्शियल बैंक्स की, क्योंकि लोन देने से इसके पास पैसा आता है। लेकिन लोन ये तभी दे पाता है, इसको जो पहला फंक्शन था एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, इसको बैंकों की लाइफलाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे, कस्टमरों का मेन पैसे ही नहीं आएगा, तो लोन क्या घट्टा देगा बैंक किसी को? ठीक है, लोन तो तभी दे पाएगा, ना जब डिपॉजिट्स आएंगे। इसलिए ये वाला जो फंक्शन है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, इसलिए इसको लाइफलाइन बोला जाता है। सेकंड मेजर फंक्शन कमर्शियल बैंक का है लोन्स देना या फिर एडवांसेस देना, एक ही बात है। पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, और उस पर ब्याज खाना, इंटरेस्ट अर्न करना, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक की। कंफ्यूज मत हो जाना अगर कल को क्वेश्चन आए, क्योंकि ये चीज थ्योरेटिकल है, मतलब किताब की भाषा में हमें ऐसी बात करनी पड़ेगी। बैंकों की लाइफलाइन है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो बैंकों का है वो है लोन्स देना। अब ये चीज तो सीख गए हो ना प्रीवियस लेक्चर से, जो बैंक की मैंने पूरी साइकिल बताई। बताओ कि मेन सोर्स कैसे है इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम ये कैसे है, लोन्स देना। क्या होगा लोन्स देके सौगंधा, क्या होगा लोन्स देके? लोन्स देकर क्या होगा? क्या बोल रहे हो, नशे में हो क्या? कैसे है शाइनी, बताओ लोन्स देना कैसे प्रॉफिट ये है बैंकों के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम? हाँ, डिफरेंस जो होता है, वेरी गुड। उनको क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ता है डिपॉजिटर्स को, जो खुद के पास जो ब्याज आता है बैंक के पास, वो क्या आता है? वो ज़्यादा आता है। मतलब आप ये बोलो, जो जो ब्याज देने से ज़्यादा ब्याज जो मिलता है वो ज़्यादा आता है ना। और ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है? ये प्रॉफिट होता है बैंक का। ठीक है, बैंक जो है सर्टेन पोर्शन ऑफ डिपॉजिट जो है वो अपने पास रखते हैं एज रिजर्व, कुछ अपने पास रखता है। अभी अपने पास क्यों रखता है, ये पूरा अमाउंट क्यों नहीं दे देता लालच के चक्कर में, इसको भी हम देखेंगे। यहां पर बिग डैडी का रोल है। बड़े पापा कौन है इसके मयूर? आरबीआई। और कुछ अमाउंट जो है वो लैंड करता है, लोन्स के फॉर्म में देता है बोरोवर्स को एज लोन्स एंड एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स, शॉर्ट रन लोन्स, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जिसको अभी हम देखेंगे। अब ये तो दो जो है ना, हमने जैसे मनी में देखा था ना मयूर, मनी के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। क्या? एक तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये तो बैंक की लाइफलाइन है, और मेन सोर्स ऑफ इनकम है लोन्स देना। ठीक है, ये दो प्राइमरी फंक्शंस, मेजर फंक्शंस है बैंक के, ये आप याद रखना। लेकिन इसके अलावा अब जो हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंडरी फंक्शंस होंगे। जैसे मनी पे भी हमने पढ़ा था ना अर्पित, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। अब हम सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको हुंडीज कहते हैं, ये टर्म याद रखना। ये जो टर्म है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यूपीएससी एक बारी साल 2020 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है जो कि इकोनॉमी प्लस मेडिवल इंडिया से रिलेटेड था। उसी क्वेश्चन के अंदर आपको इकोनॉमी और मेडिवल इंडिया का फ्लेवर मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में। हुंडीज का क्वेश्चन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन कनेक्ट करके उन्होंने मेडिवल इंडिया का एक कंसेप्ट पूछ लिया था। इकोनॉमी का एक कंसेप्ट मेडिवल इंडिया के कंसेप्ट से मर्ज करके पूछ लिया था। इसलिए आपको अपनी नजरें बहुत चील की तरह पैनी रखनी चाहिए, शार्प रखनी चाहिए।
क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? हम इसको पहले भी डिस्कस कर रहे थे चैप्टर के अंदर, अब देखते हैं इसको ये क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ना एक प्रॉमिस रिप्रेजेंट करने वाला एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें यह प्रॉमिस करा जाता है कि आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पे कर दोगे एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्यूचर के अंदर एक पर्सन को, और इसको बाद में एनकैश करा जा सकता है। ठीक है, कहां पर जाकर? बैंकों के पास जाकर। ये एक पेपर एसेट होता है, ये एक पेपर एसेट होता है। इसको एक डेटर साइन करता है और क्रेडिटर साइन करते हैं फॉर अ फिक्स अमाउंट पेबल ऑन अ फिक्स डेट। अब आपको कि ये प्रोसीजर कैसे है? देखो, ये प्रोसीजर आपको डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज क्यों? इट इज ऑल्सो ट्रस्टेबल इंस्ट्रूमेंट, और ये थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों में जनरली एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। जैसे क्या है, मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ठीक है, ए को बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको बी से पैसे चाहिए। अब बी ने कहा भाई मैं तेरी बात पे यकीन कैसे कर लूं, कैसे यकीन कर लूं, तेरे बैंक में ना तो पैसे है ना कुछ है। अब वो कह रहा है कि मैं इतने इतने टाइम तक भाई तेरे को पैसे दे दूंगा। उसने कहा देख, मैं शब्दों की बात पे यकीन तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ ठोस चीज दे कि अगर तू वो चीज ना कर पाए अपना प्रॉमिस पूरा, तो मैं एटलीस्ट कोर्ट जा सकूं। चाहे भले ही तू चेक पे वो करके मत दे, साइन करके मत दे, क्योंकि चेक पे साइन करने से हो सकता है अगर मैं चेक बाउंस का केस लगा तेरे ऊपर लगाऊं तो तेरी सिविल भी खराब हो जाए और साइमल्टेनियसली तेरे को फिर कोर्ट में भी केस लड़ना हो। तो इन दोनों ने मिलकर एक टेकडम निकाली कि देखो, हमारे आर्थिक माहौल के अंदर, देश में जो भी इकोनॉमी का माहौल है उसके अंदर हम ना एक चीज जानते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पर ए को पैसे चाहिए थे बी से, ए को पैसे चाहिए थे बी से। ए और बी मिलकर एक चिट्ठे को साइन करेंगे, एक कागज के टुकड़े को साइन करेंगे जिसपे ए जो है वो इस बात की दस्तखत कर देगा, जैसा बी के साथ उसकी डीलिंग हुई होगी, कि साल 2023 तक इस महीने इस डेट तक वो उसको इतने पैसे कैसे ना कैसे करके दे देगा, वो उसको इतने पैसे करके दे देगा। अगर कल को कुछ भी दिक्कत होती है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर, जैसे चेक बाउंस का केस होता है ना, ऐसे इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर आप यू कैन मूव टू कोर्ट ऑल्सो, बिकॉज यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज अ पेपर एसेट, कागज का टुकड़ा, इसलिए मैंने आपसे बोला, जिसको दो लोग साइन करते हैं, ए एंड बी, डेटर एंड क्रेडिटर, एक फिक्स अमाउंट के लिए। इस पे अमाउंट लिखा होगा, उसके सिग्नेचर है, सारी बात लिखी होगी, और एक फिक्स डेट तक दे देगा, महीना लिखा होगा, तारीख लिखी होगी। इट इज अ प्रॉमिस टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। कितना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल पार्लेंस के अंदर? हुंडीज। ये मेडिवल इंडिया के अंदर चलता था काफी ज्यादा। नहीं 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 नहीं, वो इंपोर्टेड, वो तो पता है। नहीं, एक बार बात बता रहा हूँ कि मेडिवल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होता था, और मेडिवल इंडिया के अंदर भी ट्रेडिंग पर्पस की वजह से यूज होता था। जो ट्रेडर्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे ना, वो बड़े बड़ा सामान लाते थे। तो अब क्या होता है, जैसे एक दुकान से आप किसी या एक कंट्री से सामान ले रहे हो तो उसको पता है परमानेंट कस्टमर है हमारा यार। जैसे कभी कभार क्या होता है, आप जैसे बहुत बड़ा बिजनेस करोगे ना, सब मतलब मान लो क्या कहते हैं, मैं आपको रियल चीज बताता हूँ, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तो जिन दुकानों पे पहली बार सामान जाता है हमारी फैक्ट्री से बनकर, गारमेंट्स बिजनेस की फैक्ट्री है फादर की, तो गारमेंट्स जितने भी जाते हैं बनकर, लेडीज आइटम्स बनते हैं सारे के सारे, टॉप्स प्लाजोस वगैरह जो भी जाते हैं, तो बल्क में, यानी कि 1 लाख रुपए जो है उसकी डीलिंग थोड़ी बैकलॉग में चल रही होती है। बैकलॉग कैसे? कि 1 लाख रुपए का माल जिस भी दुकान वाले के साथ डीलिंग करनी है वो पहले उनके पास पहुंच जाता है। अब लाइफ टाइम उनसे रिश्ता तो बन ही गया है, तो जब नेक्स्ट माल जाता है तो उसकी पेमेंट आ जाती है। फिर नेक्स्ट माल जाता है तो उसकी पेमेंट आ जाती है। लेकिन अगर उससे बात काम खत्म करनी है तो शुरू में जो 1 लाख का माल भिजवाया था वो 1 लाख की पेमेंट पेंडिंग है, वो फिर मिल जाती है अगर उनसे रिश्ते पूरे प्रॉपर खत्म करने हैं तो। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ, मतलब एक समझाने का तरीका है बिल ऑफ एक्सचेंज को। जैसा कि आपने बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है क्योंकि वहां पर बल्क में ट्रांजेक्शन होती है। रोज ट्रांजेक्शन को करके रोज पैसे की लेन देन करना पॉसिबल नहीं होता है ना अर्पित? हाँ, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर यूज होता है।
सही बोला आपने यहाँ पे। एंड यहाँ पर करेंसी किस रेट पे चल रही है और हमारी करेंसी के कंपैरिजन में फॉरेन करेंसी कैसी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो इन्हीं से होगा ना। इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं हुंडीज। प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी बोल लो, कई लोग ज़्यादा पॉश बनने के लिए हुंडाई बोलते हैं, ठीक है, हुंडीज बोला जाता है वैसे इसको, मिडिवल इंडिया की टर्म है क्योंकि ये हुंडी। फिर बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। ओवरड्राफ्ट इज एन एडवांस गिवन बाय अलाउइंग अ कस्टमर जिसका करंट अकाउंट है कि, जैसा कि याद है मैंने क्रेडिट कार्ड में आपको एक चीज बताई थी, क्रेडिट कार्ड का मेन फायदा क्या होता है। मान लो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस क्रेडिट कार्ड में, मान लो ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें मान लो कि आप एक पर्सन के 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो ये डेबिट कार्ड ना होकर क्रेडिट कार्ड है, तो इसका फायदा क्या है। ये डेबिट कार्ड नहीं हो क्रेडिट कार्ड है, बताओ क्या फायदा है इसका। और इसकी लिमिट बता देता हूं, इसकी लिमिट जो है वो है 5 लाख रुपीज की। अब बताओ क्या फायदा है इसका, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, अरे प्रॉपर बोलो, जैसे 3 लाख खत्म भी हो गए शायनी, अब बोलो उसके बाद भी कितने पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब हाँ यूज कर सकते हो उसको, क्या, हाँ ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, कैश भी निकाल सकते हो आप उससे, आपको पता है ना। कुछ फीस कटती है ना, हाँ 3-4%, लेकिन वो निकाल सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का आप जो फंक्शन समझे हो ना, कि अगर ये 3 लाख रुपए अगर आपके पूरे खत्म भी हो जाए, तो आप ये 5 लाख की अगर आपकी लिमिट है तो इन 5 लाख को भी यूज कर सकते हो और बैंक को बाद में आराम से देते रहो। यही है एक प्रकार से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, जो उसके फंक्शंस होते हैं वही यहाँ पर है। क्या है, ये एक एडवांस है। क्रेडिट कार्ड में भी तो ये 5 लाख की जो लिमिट है, ये भी तो मेरे लिए एडवांस है कि कल को मैं यूज करना चाहिए, 3 लाख रुपए खत्म हो गए तो इन 5 लाख को यूज कर सकता हूँ। जहां पर कस्टमर को अलाउ करा जाता है, एक लेवरेज मिलती है उसको कि वो अपने करंट अकाउंट को यूज कर सकता है, ठीक है। अगर वो पूरा यूज हो गया है तो उसके बाद उसको ओवरड्रॉ भी कर सकता है अप टू एन एग्रीड लिमिट। इसी एग्रीड लिमिट को कहते हैं कि हर एक क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट है, और ये लिमिट किस पर बनती है, आपकी रेपुटेशन पर। और बैंकिंग भाषा में इस रेपुटेशन को क्या कहते हैं, कौन सा स्कोर, सिविल स्कोर। तो शाइनी देखो, वाइट में ट्रांजैक्शन करा करो शाइनी, ठीक है, तो सिविल स्कोर अच्छा बनेगा। एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक जो है वो अपने कस्टमरों के लिए एक एजेंट की तरह एक्ट करता है, और इस एजेंसी फंक्शन के लिए बैंक को अपना कमीशन मिल जाता है। अब ये क्या है एजेंसी फंक्शन, क्या, इसको अभी के लिए हम जो थ्योरेटिकली पढ़ेंगे उसको चाहे जो मर्जी बोले। अच्छा ऊपर एक पॉइंट रह गया मेरे ख्याल से, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है टू अ डिपॉजिटर कि वो अपना अकाउंट जो है, अमाउंट जो है वो ओवरड्रॉ कर सकता है देन द बैलेंस, यानी कि बैलेंस से ज्यादा भी। 3 लाख रुपए जैसे कि ये मैंने बोला आपको क्रेडिट कार्ड में यूज कर लिए, लिमिट है 5 लाख तक की भी, उसको यूज कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड मतलब क्या, अगर फिर उसके बाद पैसे नहीं डाले तो किसका कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, किसका कॉल, बैंक वालों का। और बैंक वाले क्या खराब कर देंगे, आपकी रेपुटेशन, जिसको क्या कहते हैं, आपका क्या मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम लोन लेना, क्योंकि आपका क्या डाउन होगा, सिविल स्कोर, ठीक है। एजेंसी फंक्शन, बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है अपने कस्टमरों के लिए, और उसके लिए उसे कमीशन मिलती है उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको ये बता रहा था, थ्योरेटिकली जो भी दे रखा उसको छोड़ो। आपने ये सुना है नेफ्ट एंड आरटीजीएस, अगर बल्क में ट्रांजैक्शन कर रहे हो रुपए, बहुत बल्क में करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ तो फीस एंड फाइन कटेगा कि नहीं कटेगा ट्रांजैक्शन में, ठीक है। एक पहले एक और चीज थी, अब उसको ओवर कर दिया गया और धीरे धीरे करके वो सारे बैंकों में जो एक बातचीत चली थी उसके बाद ये चीज करी जा रही है, और आरबीआई ने भी इसके लिए बोला था। जैसे मतलब मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है ना, तो आप एसबीआई के ही किसी एटीएम से विड्रॉ करते थे ना जब अपना कैश, तो पैसे नहीं कटते थे। लेकिन एसबीआई में आपका अकाउंट है और आप आईसीआईसीआई के बैंक में एटीएम में जाकर आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका कुछ फीस कट जाती थी। इस चीज को बंद कर दिया गया है, और जिन जिन का बाकी रह गया वो भी अब इसके अंदर आ गए। आई थिंक अब तो पूरा हो चुका है ये वाली प्रक्रिया,
अब ऐसा नहीं होता क्योंकि आरबीआई का डंडा चला था इस बात के ऊपर, और अब सुधर गए बैंक उस चीज़ को लेकर। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड। हाँ, ये वाला जो एजेंसी फंक्शंस है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं जिसके लिए बैंक को कमीशन मिल जाती है। सबसे पहले फंड को ट्रांसफर करने के लिए इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर चीप एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इस प्रकार के जो भी ट्रांसफर करता है होते हैं दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, बैंक इस चीज को इजी बना पाता है, एक जगह से पैसे दूसरी जगह जा पाए। ठीक है, इस चीज के लिए बैंक को कुछ ना कुछ फीस मिलती है दोनों पार्टी से। कलेक्शन ऑफ फंड्स, बैंक जो भी पैसे कलेक्ट करता है थ्रू चेक्स, बिल्स, हुंडाइज, डिमांड ड्राफ्ट अपने कस्टमर के बिहाफ पर, उसके ऊपर बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करता है। वो बैंक का प्रॉफिट है, वो बैंक का पैसा है, वो बैंक का कमीशन है। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ कस्टमर्स। अगर आप इस प्रकार की पेमेंट कुछ भी करते हो बैंकिंग सर्विसेज का यूज करके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करके, तो अगेन सम अमाउंट ऑफ फीस विल बी डिडक्टेड। जैसे एक बात बताता हूं, नॉर्मल सी बात बताता हूं, पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, इन सबको छोड़ो। मैं आजकल क्या यूज करता हूं, इसमें अगर एग्जांपल मुझे यूज करना हो, मैं सिंपल सा लिख कर आता हूं, मुझे ये फालतू की झंझट ही नहीं चाहिए। जो डेली लाइफ में बंदा कर रहा था वही एग्जांपल बेस्ट होता है। मोबाइल रिचार्ज करना, मयूर मुझे नहीं जाना रात को घर से बाहर या एसटीडी पर जाकर कहीं पर मैं ये बोलूं मैं फोन पे से अपना जियो का रिचार्ज करना चाहता हूं, जो 86 डेज का 85 डेज का जो भी प्लान होता है वो वाला 666 रुपीज वाला। ठीक है, आप हमेशा अगर आप लोग उससे पेमेंट करते हो तो आपने देखा है 2 रुपया 1 रुपया एक्स्ट्रा लेता है वो, उस प्लान के बियॉन्ड जाकर एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो। जियो ऐप से भले ही ना हो, जियो ऐप से भले ही ना हो या जो भी हो, या मतलब कैसा भी हो, लेकिन देखो जियो ऐप भी यूज कर रहे हो, यूपीआई तो करोगे ही करोगे उसको, कैसे ना कैसे करके। मतलब अनटिल अनलेस आपके पास कुछ बोनस ऑफर्स ना हो तो वो लगता है 1-2 रुपए पक्का चार्ज लगता है। या आपसे किसी ने बोला कि यार मेरा फोन रिचार्ज करवा दे, ठीक है, या कुछ भी है, मम्मी ने बोला, तो आप जितने बार भी किसी के नंबर से करोगे आपके आराम से यूपीआई से चार्जिंग तो हो जाएगी, आप मतलब वो मोबाइल रिचार्ज तो हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ ना कुछ एक सर्विसेज करती हैं। आप इंटरनेट का पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हो, टेलीफोन के बिल भर रहे हो, कुछ भी ऐसी अगर पेमेंट कर रहे हो तो ये चीज़ है। मैं नॉर्मल से एक एग्जांपल यूज़ कर आता हूँ आजकल, मोबाइल रिचार्ज मुझे बेस्ट लगता है, और सामने वाला समझ भी जाएगा, राइटर वो भी करता ही होगा क्योंकि। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। इसके लिए भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ फीस, मतलब भले वो कुछ पैसे में हो, कुछ इक्के दुक्के रुपयों के अंदर हो, ठीक है, वो चीज़ है बैंकों के लिए कमीशन बन जाती है। अब ये चीज़ कैसे, मयूर, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर 1000 रुपये भी भेजने के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगती है कि नहीं लगती? 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, है ना। अब डेल्टा एक्सचेंज क्या है? क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको क्रिप्टोज अगर बाय करने हैं उसके अंदर पैसा भेजना है अगर इस ऐप के अंदर, तो आप 1000 रुपीज भेजोगे, 8 से 9 रुपये आपका कुछ ना कुछ कटते हैं। इस ट्रांजेक्शन को काउंट करा जाता है, बैंक वो पैसा लेते हैं, ठीक है, एज कमीशन। देखो, जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये एक तरीके से एक ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अर्शप्रीत, पेपर टाइटल्स होते हैं। मैं इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा। एक फाइनेंशियल मार्केट हमारा चैप्टर है, उसके अंदर आपको ज्यादा डिटेल से समझ में आएगा, क्योंकि तीनों के बीच में आप डिफरेंशिएट करना सीख पाओगे कि शेयर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, और डिबेंचर्स क्या है। शाइनी, क्या होते हैं डिबेंचर्स? बॉन्ड्स तो आप लोग समझ गए थे, शेयर्स भी आप जानते हो, डिबेंचर्स क्या होते हैं? विदाउट गिरवी कुछ भी रखे, है ना, गिरवी कुछ नहीं रखना पड़ता इसके अंदर। हाँ, तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा। और ये वाली बात सिर्फ डोंट वरी, आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा वैसे फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर का। हमारा जो गवर्नमेंट बजट वाला और ये जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर भी ये वाली चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं तीनों का डिफरेंस एक साथ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बहुत सारे टर्म्स को बीच बीच में अवॉइड कर देता हूँ। नहीं, गिरवी तो नहीं लगते रखते हैं, लेकिन आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, उसके बाद कोई गिरवी ले नहीं पाओगे कुछ भी। हाँ, पर वो उस कैटेगरी के अंदर नहीं आता, डेट इज नॉट पेपर टाइटल और समथिंग।
और डिवेंचर्स एक अलग पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे इनका इनका आपने शायद सुना होगा, सेम ही कंटेक्स्ट के अंदर तीनों का नाम आता है, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ बात ही नहीं है यहाँ पर दूर दूर तक किसी कार्ड या डेबिट कार्ड या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की। मैं इनको स्पेशल पर्पज से आपको बताऊंगा। लेट द फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर कम, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी मयूर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसा मत समझना कि ये ट्रेडिंग वाला चैप्टर होगा तो वैसे वही जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो चैप्टर सबसे एक्साइटिंग चैप्टर होगा। जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सा उनके लिए सरदर्दी बन सकता है। लेकिन जैसे राजश्री मैंने आपको ट्रेडिंग के लेक्चर दिए हैं, आप इससे पहले उसको निपटा कर बैठना तो आपकी ज़्यादा हेल्प होगी। इससे क्वेश्चन निकलते हैं 2015 में मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। उसके बाद परफॉर्मिंग जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक्स जो हैं, बैंक्स प्रोवाइड मैनी जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे ट्रैवलर्स चेक इशू करना। बैंक इशू ट्रैवलर्स चेक्स एंड गिफ्ट चेक्स, बैंक इशू करता है। लॉकर फैसिलिटी देना, कस्टमर जो है अपने गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, आपने सुना होगा ना, ये वाली बात आप जानते होगे ना कि गोल्ड को हम लोग बैंक के पास भी रख सकते हैं। क्या फायदा होता है उससे? इंटरेस्ट मिलता है क्या कुछ उस पर अर्पित? हाँ, हम देते हैं ना। मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है? यही है वो, सबसे पहले वही हाईलाइट हुआ था ना जब हम लोग उस एज में थे, जब ये ऐड आता था इसका कि आप गोल्ड को अपने रख सकते हो सेफ डिपॉजिट्स के अंदर। ये इंडिया में इसी के लिए अलाउ करा गया था मुथूट फाइनेंस, है ना। उसके बाद अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि करेंसी। इन सारे के सारे चीजों में ये जनरल यूटिलिटी कुछ सर्विसेज है बैंक की। ये अंडर राइट करना क्या होता है शाइनी? व्हाट डू वी मीन बाय अंडर राइट और सिक्योरिटीज? देखो, सरकार कभी कभार पैसा उठाती है बैंकों से, पता है ये चीज सबको, शायरी पता है। सरकार को भी जरूरत होती है पैसा उठाने की बैंकों से। सरकार को ऐसी कोई भी पैसा तो दे नहीं देगा, सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है अपने पास गिरवी, इनके पास गिरवी रखनी पड़ती है कि नहीं, है ना। अगर सरकार पैसा देने में असमर्थ हो जाए, असक्षम हो जाए, तो क्या करेगा आरबीआई या बैंक या कोई भी बैंक शाइनी? नहीं, सिक्योरिटीज बेचना पड़ेगा उसका पैसा करने के लिए, वो सिक्योरिटीज को बेच देगा आरबीआई, क्योंकि वो किसका पैसा है शाइनी? किसका पैसा है वो? इस वजह से। और इसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचना कि ये डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी आने दो। 80 पेजेस का तो अभी वहां से भी कंटेंट बाकी है नितिन सिंघानिया से, आने दो अभी इस चीज़ को, वरना उधर के पेजेस के कुछ मजे नहीं रह जाएंगे। मनी, और लास्ट फंक्शन है मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक जो है इट क्रिएट्स क्रेडिट थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कैसे मनी क्रिएट करता है, क्रेडिट क्रिएशन होती है थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट्स। और ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या है और सेकेंडरी डिपॉजिट्स के थ्रू कैसे कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन को बर्थ देते हैं, मनी क्रिएशन होता है उससे। मनी क्रिएशन याद है हमने पढ़ा था कि जब हम मनी का टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर सिर्फ हम ऐसा नहीं सोच सकते, याद है मैंने बताया था अशप्रीत कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट से ही मनी क्रिएट होता हो, सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग या वैसे भी करके। और मनी क्रिएशन वैसे भी अभी तो इतना तो आप सीख ही गए हो, करेंसी भी प्रिंट किस लिहाज से होती है बताओ, बैकअप क्या होना चाहिए? हाँ वही एक ही चीज़ है। कितने तक का लिमिट रखी हुई है, मतलब मिनिमम कितना, कितने करोड़? 200 करोड़, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कुछ भी अगर इसके अंदर चेंजेस होंगे हमें इकोनॉमिक सर्वे में पता लग जाएगा, या सरकार अगर करने भी वाली होगी ना चेंजेस, उसके बारे में फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र होता है, ठीक है।
इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।